Hello friends, welcome to all. Today is our another lecture on single phase induction motor design. In our previous lecture we study about different types of single phase induction motor, and then we study about some comparison regarding single phase and three phase induction motor, and then we study some example which are related to output equation and specific magnetic loading and specific electric loading. Now in this lecture we study some example which are related to our previous lecture, and then we study the comparison between single phase induction motor and three phase induction motor on based of डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. 4 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर is to be designed to find stator dimension D and L, and the capacity of motor is 300 watts. Assume the ready stable, find this dimension. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई है उसमें सिर्फ हमारे पास जो डेटा है वो 300 वोल्ट्स जो है वो कैपेसिटी मोटर की दी गई है, उसके अलावा कुछ भी दिया गया नहीं है. लेकिन जो रेडी स्टेट स्टेबल है उससे हमें डेटा को अज्यूम करना है, यानी उससे जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है. तो उसके लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल सॉल्व किया था उसी तरह का ये एग्जांपल है. तो इस एग्जांपल में फर्स्टली हम क्या करेंगे, तो हमें क्या फाइंड करना है, डी और एल दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर डी और एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले जो है वो हम आउटपुट इक्वेशन जो है वो फाइंड करेंगे, और आउटपुट इक्वेशन में हमें जो जो चीज़ चाहिए पहले वो फाइंड करेंगे. तो पहले हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं. तो हमारे पास 4 पोल मशीन है, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम अज्यूम कर लेंगे 50 हर्ट्ज है, और नंबर ऑफ पोल हमारे पास 4 है. तो हम जो फॉर्मूला है सिंक्रोनस स्पीड का, वो फॉर्मूला क्या है 120 F/P, वो फॉर्मूला लगा के हम जो है वो सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करेंगे, और उसकी वैल्यू जो यहाँ पर है 1500 RPM हमने फाइंड की है. अब ये जो वैल्यू है 1500 RPM, उस वैल्यू जो है उसको हम RPS में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमारे जो रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई 60, यानी 25 RPS हमें वैल्यू मिलेगी, यानी स्मॉल ns जो है वो हमें 25 RS मिल गया है. अब जो आउटपुट इक्वेशन के लिए हमें चाहिए वो दूसरी चीज़, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो टेबल है उस टेबल से हम वैल्यू फाइंड करेंगे. ये टेबल हमने कल देखा था, वोट पर RPS और C0n cos phi के रिलेटेड ये टेबल है, यानी वोट पर RPS की जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उस वैल्यू से हम C0n cos phi की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो रिगार्डिंग टेबल हमारे पास है. तो वोट पर RPS फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ वोट जो है वो वैल्यू हमें दी गई है वो 300 वोट्स है. अब 300 वोट्स जो है उसको हम हमारे RPS से डिवाइड करेंगे. तो कितनी RPS है यहाँ पर 25 RPS हमने फाइंड की है. तो वोट 300 डिवाइड बाई 25 हमें मिल जाएगा वोट पर RPS की वैल्यू. तो वोट पर RPS की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलती है हमें, वो है 12 वोट्स पर RPS. तो 12 वोट पर RPS के लिए हम जो C0n cos phi की वैल्यू लेंगे वो कितनी होगी, 12 के लिए 15.5. तो ये 15.5 हमें वैल्यू मिली है C0n cos phi, ये ईटा है इसकी एफिशिएंसी. अब हम क्या करेंगे, आउटपुट इक्वेशन लेंगे. तो आउटपुट के इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले हम इफिशिएंसी फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो KVA में आउटपुट है उसकी वैल्यू नहीं दी गई है. तो जो KVA में हमारा इनपुट होगा वही हमारा एक्चुअल में मोटर का आउटपुट होगा. तो उसके लिए हम इफिशिएंसी लेंगे. इफिशिएंसी यानी क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट. तो आउटपुट जो हमारा मोटर का होगा वो एक्चुअल में किस में होगा, किलोवाट में. वो किलोवाट अपॉन जो हमारा इलेक्ट्रिकल इनपुट, यानी कि हमारा जो आउटपुट है मोटर का वो कितना होगा, KVA में होगा. तो KVA इंटू cos phi ये हमारा जो है वो इनपुट रहेगा. अब KVA जो है वो हमारा वैल्यू है Q की. तो जो इफिशिएंसी बराबर हमारा किलोवाट अपॉन Q इंटू cos phi मिलेगा. अब Q की वैल्यू हम पुट करेंगे, Q यानी हमारा आउटपुट इक्वेशन वो क्या है C0d2ln. तो C0d2ln की वैल्यू Q की जगह पर पुट कर देंगे. अब इफिशिएंसी बराबर क्या आ गया, KW अपॉन C0d2ln cos phi. हमें क्या फाइंड करना है, D और L की वैल्यू फाइंड करनी है.
तो हम डी स्क्वेयर एल बराबर लिखेंगे, तो डी स्क्वेयर एल बराबर KW अपॉन C0 n cos पाई NS। अब ये हमें डी स्क्वेयर एल का इक्वेशन जो है वो मिल गया है। अब डी स्क्वेयर एल के इक्वेशन में KW की वैल्यू यानी कि किलोवाट जो पावर है उसकी वैल्यू, तो हमें 300 वोल्ट दी गई है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में, तो वो आ जाएगा 0.3 किलोवाट। अब C0 n cos पाई की वैल्यू हमने फाइंड की थी टेबल पर से, वो थी 15.5, और जो स्पीड है NS उसकी वैल्यू जो है वो 25 हमने फाइंड की है। अब इस सभी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो उसके हमें आंसर आएगा 7.742 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये जो है वो डी स्क्वेयर एल का इक्वेशन हमें मिला, यानी यहाँ पर डी और एल दोनों अननोन है, तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम L/τ रेशियो लेंगे। L/τ रेशियो बराबर हम 1 जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 1 लेते हैं, यानी L इज इक्वल टू टो हो जाएगा। ये टो हमारा पोल पिच है, तो पोल पिच का इक्वेशन है πD/P, तो उसको पुट कर देंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ पोल हमारे पास है 4, तो हमें L इज इक्वल टू πD/4 मिलेगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हमें मिला। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड इक्वेशन था उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन था डी स्क्वेयर एल इज इक्वल टू 7.742 इंटू 10⁻⁻⁴, तो यहाँ पर L की जगह पर हमने π/4 D पुट कर दिया, तो उसके रिलेटेड हमें D क्यूब की वैल्यू मिल गई 9.8 इंटू 10⁻⁴, तो उससे हमने D फाइंड कर लिया। वो D जो है हमें मिला 0.01 मीटर। अब D की वैल्यू जो है वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें L की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर D जो है वो पुट करेंगे तो π/4 इंटू 0.01, तो उसका जो सोल्यूशन हमें मिलेगा L इज इक्वल टू 0.078 मीटर। तो यहाँ तक हमें जो L और D दोनों फाइंड करना था वो दोनों मेन डायमेंशन हमने फाइंड कर लिए। अब हम जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो कंपैरिजन है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अब हम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो दैट फॉर द लोडिंग सेम एफिशिएंसी पावर फैक्टर एंड नंबर ऑफ पोल्स द प्रोडक्ट डी स्क्वेयर एल ऑफ सिंगल फेज स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर is 1.5 times in comparison of 3 phase induction motor, make the suitable assumption। तो यहाँ पर जो है हमें दिया गया है कि जो सेम लोडिंग के लिए सेम पावर फैक्टर और नंबर ऑफ पोल्स के लिए एक सिंगल फेज मोटर है और एक 3 फेज मोटर है। यहाँ पर उन दोनों के जो कंपैरिजन हम करेंगे, उनके जो डी स्क्वेयर एल है यानी कि जो मेन डायमेंशन है उसका जो कंपैरिजन हम करेंगे वो हमें 1.5 टाइम्स मिलता है, यानी सिंगल फेज जो है वो 1.5 टाइम्स हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर से होता है। तो ये हमें अब प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लेंगे, फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर लेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हम 2 एजम्पशन लेंगे। एक पहला जो एजम्पशन हमारा रहेगा वो क्या रहेगा कि जो सिंगल फेज मोटर है उसमें जो नंबर ऑफ स्लॉट है उसमें जो वो सारे नंबर ऑफ स्लॉट मेन वाइंडिंग के लिए है। और दूसरा जो एजम्पशन है वो हमारा ये रहेगा कि ऑल स्लॉट आर वुंड विथ सेम नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो स्लॉट है जो सभी स्लॉट है उसमें सेम नंबर ऑफ कंडक्टर है वहाँ पर प्लेस्ड है। तो ये 2 एजम्पशन लेके हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए हम पहले क्या करेंगे कि आउटपुट इक्वेशन डिराइव करेंगे। उस आउटपुट इक्वेशन फिर 3 फेज के लिए डिराइव करेंगे। दोनों के अंदर जब आउटपुट इक्वेशन की वैल्यू है उसमें हम C0 फाइंड करेंगे। C0 फाइंड करने के लिए हम दोनों के वाइंडिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और वाइंडिंग फैक्टर को निकालने के लिए हम दोनों के पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम डिराइव करेंगे। ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद जो भी हमारा आउटपुट इक्वेशन है उसमें से हम डी स्क्वेयर एल की वैल्यू निकालेंगे और डी स्क्वेयर एल की वैल्यू जो है उसको हम कंपेयर करेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 1.5 टाइम्स 3 फेज इंडक्शन मोटर है।
तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमने पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के से स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारा KD इज इक्वल टू साइन सिग्मा बाई 2 अपॉन सिग्मा बाई 2, यानी कि जो वाइंडिंग है वो जिस तरह से स्प्रेड हुआ होगा उसके बीच का जो एंगल हमें मिलेगा वो एंगल जो रहेगा वही हमारा सिग्मा की वैल्यू होगी। यहाँ पर जो है वो हम फुल पिच कॉइल ले रहे हैं। अगर फ्रैक्शनल पिच होगी तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो डिफरेंट होगा। हमने जो पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो भी जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए अलग फार्मूला यूज़ किया था। यहाँ पर हमारे फुल पिच कॉइल है तो उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये कॉइल जो है वो फुल पिच कॉइल है। फुल पिच कॉइल होगी मतलब क्या होगा कि जो दो वाइंडिंग है, वो दो वाइंडिंग के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें पोल पिच जितना ही मिलेगा, यानी कि उन दोनों के बीच का जो एंगल हमें मिलेगा वो एंगल हमें 180 डिग्री मिलता है। अब ये एंगल 180 डिग्री मिलता है यानी वो 180 पर स्प्रेड करेगा जो वाइंडिंग है वो। तो सिग्मा की वैल्यू हमें 180 यानी कि पाई मिलेगी। तो यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी साइन पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2, यानी सिग्मा बाई 2 है तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू जो है वो हमारी और पाई बाई 2 उससे डिवाइड करेंगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू जो है वो 1 आएगी और डिवाइड बाई पाई बाई 2 है तो वो 2 बाई पाई हो जाएगा, यानी KD इज इक्वल टू हमें 2 बाई पाई मिलेगा। अब हमें पिच फैक्टर फाइंड करना है। तो पिच फैक्टर फाइंड करना है, हमारे पास फुल पिच कॉइल है यानी जो वाइंडिंग है वो जरा वहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। वो जो फुल पिच कॉइल है यानी दो जो कॉइल है उसके बीच का जो हमें एंगल मिलेगा वो 180 डिग्री मिलेगा। तो 180 डिग्री मिलता है वहाँ पर, उसका मतलब जो पिच फैक्टर रहेगा वो पिच फैक्टर हमारा 1 रहेगा, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस ही नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो जो पिच फैक्टर की वैल्यू है वो हम यूनिटी लेंगे यानी KP इज इक्वल टू 1 लेंगे। तो अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है और हमारे पास पिच फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वाइंडिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। अब वाइंडिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है कि जो हमारी पिच फैक्टर है इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से हमें वाइंडिंग फैक्टर जो है वो मिलता है। यानी कि यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा कितना आया 2 बाई पाई और पिच फैक्टर जो है वो 1, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें वाइंडिंग फैक्टर कितना मिलेगा 2 बाई पाई मिलेगा। तो अब हमें वाइंडिंग फैक्टर की वैल्यू जो है वो मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हम आउटपुट कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आउटपुट कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारा C0 इज इक्वल टू 11 इंटू KW इंटू BAV इंटू AC इंटू 10⁻⁻3। तो ये फॉर्मूला के अंदर हम वाइंडिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम वाइंडिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें C01 जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 11 इंटू 2 बाई पाई BAV AC इंटू 10⁻⁻3। तो अब हमें आउटपुट कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। लास्ट जो 5th नंबर है उसमें हम आउटपुट इक्वेशन, तो हमारा जो आउटपुट इक्वेशन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए वो क्या आएगा C0d²ln। यहाँ पर हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं इसलिए C01 वैल्यू लेंगे तो Q इज इक्वल टू C01d²ln/ns। तो ये हमारा आउटपुट इक्वेशन हो गया। अब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर भी यही सब फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। तो अब 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करेंगे। अब 3 फेज जो हमारा जो पहले सिंगल फेज की बात करते थे, सिंगल फेज के अंदर जो वाइंडिंग फुल पेज कॉइल में क्या था कि जो वाइंडिंग है वो 180 डिग्री स्प्रेड हो रहा था। यहाँ पर 3 फेज हमारे सिस्टम है यानी 3 फेज के अंदर जो वाइंडिंग है वो 60 डिग्री पर स्प्रेड होगा। अब वाइंडिंग 60 डिग्री पर स्प्रेड होगा यानी कि जो सिग्मा की वैल्यू है वो हमें 60 डिग्री मिलेगी। अब 60 डिग्री सिग्मा के लिए हमें जो है वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD इज इक्वल टू साइन सिग्मा बाई 2 अपॉन सिग्मा बाई 2। तो यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे
तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी साइन पाई बाई 3 60 यानी 5/3। सो साइन पाई बाई 3 इंटू 2 और अपॉन पाई बाई 3 इंटू 1/2 यानी सिग्मा बाई 2 है। तो यहाँ पर साइन पाई बाई 6 मिलेगा और यहाँ पर पाई बाई 6 मिलेगा। साइन पाई बाई 6 जो है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, साइन पाई बाई 6 यानी हमारा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हमें मालूम है कि वो हमें 1/2 मिलती है। तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू 1/2 लेंगे तो 1/2 अपॉन पाई बाई 6 यानी कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो KD इज इक्वल टू 3/π मिलेगी। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो फाइंड कर लिया। अब पिच फैक्टर, तो यहाँ पर भी हमें मालूम है कि फुल पिच कोयल हमने ली हुई है, तो फुल पिच कोयल के अंदर हमें जो पिच फैक्टर है वो हमें 1 यूनिटी ही मिलेगा, क्योंकि एंगल की वैल्यू जो है वही हमें यहाँ पर जो है वो सेम मिलेगी, यानी कि हमें जो पिच फैक्टर की वैल्यू मिलेगी वही हमें 1 मिल जाएगी। तो पिच फैक्टर जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी 3 फेज के लिए फाइंड कर लिया और पिच फैक्टर, तो अब हमें वाइंडिंग फैक्टर फाइंड करना है। अब वाइंडिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है KD इंटू KP यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू पेज फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा 3/π है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से पिच फैक्टर से, 3/π इंटू 1 यानी 3/π, तो हमें वाइंडिंग फैक्टर मिल जाएगा 3/π। अब वाइंडिंग फैक्टर मिलने के बाद हमें आउटपुट कोएफिशिएंट फाइंड करना है 3 फेज के लिए, तो हम इसको C03 से डिनोट कर देंगे। तो अब C03 जो वाइंडिंग आउटपुट कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 11 इंटू KW इंटू BAV AC इंटू 10⁻³ अब यहाँ पर हम KW की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 11 इंटू 3/π इंटू BAV इंटू AC इंटू 10⁻³ और जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट हमें कितना मिलेगा, Q इज इक्वल टू C03 इंटू D²NS, क्योंकि यहाँ पर हमने जो बताया था सेम हमने कंडीशन ली हुई है, यानी कि DL और जो स्पीड है सभी की वैल्यू हमने इक्वल ली हुई है। सिर्फ जो चेंजेस हमारा यहाँ है वो हमारा वाइंडिंग में जो चेंजेस है, एक जो मशीन है उसमें हमने 3 फेज वाइंडिंग दिया हुआ है और एक मशीन जो है उसमें हमने सिंगल फेज वाइंडिंग दिया हुआ है। बाकी जो कंडीशन है उस मशीन की जो नंबर ऑफ टर्न्स के लेके वाइंडिंग है और पावर फैक्टर है सभी की वैल्यू हम इक्वल ले ली है। तो यहाँ पर चेंजेस क्या आएगा, सिर्फ हमारा C0 के अंदर, क्योंकि C0 डिपेंडेंट किसके ऊपर है, वाइंडिंग फैक्टर के ऊपर, और वाइंडिंग फैक्टर किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि जो हमने 3 फेज कनेक्शन लिया है या फिर सिंगल फेज कनेक्शन, तो यहाँ पर वही चेंजेस होगा। तो अब हमारे पास दोनों की वैल्यू है, दोनों आउटपुट इक्वेशन की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिंगल फेज का आउटपुट है और 3 फेज का आउटपुट, दोनों में से हम D²L की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर D²L की वैल्यू हमें मिलेगी Q/C01 इंटू NS, और यहाँ पर 3 फेज के लिए हमें उसकी वैल्यू मिलेगी D²L इज इक्वल टू Q/C03 NS, यानी दोनों जो आउटपुट इक्वेशन है उसके लिए D²L हमें मिला। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उन दोनों का हम रेशियो लेंगे। सो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 का रेशियो लेंगे, यानी D²L ऑफ सिंगल फेज मोटर अपॉन D²L ऑफ 3 फेज मोटर। तो दोनों की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन है उसमें हमें वैल्यू मिलेगी Q/C0NS, मल्टीप्लाई होगा यानी यहाँ पर डिवाइड होगा 2 इक्वेशंस, और वैल्यू जो है उल्टी हो जाएगी और C03NS अपॉन Q हो जाएगी। अब Q और NS दोनों में इक्वल है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या मिलेगा, C03 अपॉन C01, यानी दोनों का आउटपुट कोएफिशिएंट का हमें रेशियो मिलेगा। अब दोनों के आउटपुट इक्वेशन जो है, आउटपुट कोएफिशिएंट है, उन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो पहले से हमने फाइंड कर रखी है। तो C03 की वैल्यू है 11/3/π BAV/AC इंटू 10⁻³ अपॉन 11 इंटू 2/π BAV/AC इंटू 10⁻³। यहाँ पर BAV/AC और 10⁻³ सभी की वैल्यू इक्वल है, तो हमें क्या मिल जाएगा 3/π इंटू π/2, ये 2/π ऊपर जाएगा तो π/2, तो हमें 3/π इंटू π/2 मिलेगा। अब π चला जाएगा यानी 3/2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5, यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल था या फिर हमारा जो क्वेश्चन था उसके रिलेटेड हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए जो D²L की वैल्यू है
वो 1.5 टाइम्स जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए बराबर है। यानी कि यहाँ पर सेम कंडीशन में साइज ऑफ इंडक्शन मोटर इज 3/2 टाइम्स द साइज ऑफ 3 फेज मोटर। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आउटपुट इक्वेशन जो है, आउटपुट जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो 2/3 टाइम्स ऑफ आउटपुट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर है। यानी दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेम कैपेसिटी और सेम साइज के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 2/3 टाइम्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यानी कि एक हमने इंडक्शन मोटर ली है, वही इंडक्शन मोटर हमने 3 फेज के लिए ली है, यानी दोनों की साइज वहाँ पर इक्वल है। अब इक्वल साइज दोनों की है, इक्वल साइज के अंदर जो हमें वैल्यू मिलती है आउटपुट की, वो आउटपुट की वैल्यू हमें 2/3 टाइम्स मिलती है। यानी कि अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर लेते हैं तो हमें 2/3 टाइम्स जो है वो आउटपुट हमारा ज़्यादा मिलेगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के रिस्पेक्ट में। तो जो है वो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो लेस कॉस्टली हो जाएगा सेम आउटपुट के लिए, क्योंकि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से 2/3 टाइम्स हमें ज़्यादा 3 फेज में आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ तक हमने जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंपैरिजन जो है वो पूरी तरह से देखी। और हमने जो अगले लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने जो इक्वेशन डिराइव किए थे उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल था, वो भी हमने यहाँ तक देखा। अब हम जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम सिंगल फेज मोटर जो है उसके डिज़ाइन के बारे में जानेंगे, यानी स्टेटर की डिज़ाइन, रोटर की डिज़ाइन, उसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, लीकेज रिएक्टेंस और परफॉर्मेंस कैलकुलेशन सभी के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।